ऑल इन माय चैनल मंत्रा ऑफ द बायोलॉजी। हमारे इस चैनल का पर्पस स्टूडेंट्स को निट के लिए यूनिकली प्रिपेयर करना है। ओके। अभी फ़िलहाल हमारा चैनल बायोलॉजी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है, जहाँ पर हम बच्चों को बायोलॉजी के लिए उनको इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि वो निट के और एम्स के लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। यही हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है और यही हमारे चैनल का एक नोबल एम है, जिसमें लाइक ना कोई गरीबी, ना कोई अमीरी, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई जाति भेदभाव, कुछ नहीं होता। इसमें हर तरीके के वर्ग का बच्चा इसको जॉइन कर सकता है और अगर कुछ सीखता है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है। जब इस चैनल को चलाते-चलाते मेरे मन में एक नया ख़्याल आया कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ाते हैं, तो हमारा एक टीचर का एक ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ स्टूडेंट्स को तैयार नहीं, एक सोसाइटी को भी एक सोसाइटी को भी एक सही डायरेक्शन और एक सही चीज़ें बताना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये सोचा कि हर वीक हम कुछ एक नए-नए ऐसे कुछ बातें उनको बताएँगे, जो एक सोसाइटी में एक नॉर्मल ह्यूमन्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जो होती उनके आस-पास ही है, लेकिन हम किसी भी रीज़न से उनको नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए हमने अपने चैनल मंत्रा ऑफ द बायोलॉजी का एक नया वेंचर बनाया है, जिसका नाम है कुछ सच्ची बातें। हम इनमें कुछ ऐसे नए-नए फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, जो आपके आस-पास ही होता है, बट हम किसी भी रीज़न से उन बातों को नहीं पहचानते और उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी जो फैक्ट होंगे ना, वो मैं आपसे वैज्ञानिक तथ्य मतलब साइंटिफिक फैक्ट पे की गई बातों से पर आपसे मैं डिस्कस करूँगा। कोई र्यूमर्स, अफ़वाह, ऐसी चीज़ें मैं कुछ यूज़ नहीं करूँगा। कोई फ़ेक या कोई अफ़वाह या फिर सिर्फ़ हाइपोथेटिकल बातें मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। सिर्फ़ जो रिसर्च आज तक की गई है, जो रिसर्च में डेटा साइंटिस्ट ने दिया है, मैं सिर्फ़ उनके बेस पे आपसे इनमें मैंने डिस्कस करूँगा। देखिए, वैज्ञानिक हर एक पॉइंट पे बहुत आज हर दिन इतना रिसर्च हो रहा है, इतना हर पल, हर मिनट इतने रिसर्च हमारे सामने आती है, लेकिन हर एक इंसान उस रिसर्च को नहीं समझ पाता, क्योंकि वो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, हर एक इंसान को नहीं समझ पाता। तो मेरे इस वेंचर के माध्यम से मैं उन लोगों को सिंपल भाषा में जो चीज़ों को रिसर्च की गई है और जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते, मैं वो चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। आज का इसलिए हमारा जो पहला टॉपिक है, वो सबसे सिंपल हमारा पहला टॉपिक है नेचर। नेचर, प्रकृति, हम सब जानते हैं, हम सब वाकिफ़ हैं इस शब्द से, लेकिन इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वेंचर की शुरुआत मैं इसी शब्द से करूँगा। बाय द वे, लाइक आई एम स्पेशलिस्ट इन एनवायरनमेंट, ओके, मैं एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट हूँ। सो मैं आपसे उस चीज़ इस नेचर के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों से समझा सक पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेचर के बारे में आपको समझा सकूँ। देखिए, प्रकृति, नेचर एक भगवान का बनाया हुआ एक वो स्वर्ग है, जिसमें आप सब लोग रहते हैं, हम सब लोग रहते हैं। बट फिर भी शायद हम किसी भी कारण से उस स्वर्ग को नहीं पहचान पाते और स्वर्ग की तलाश में ना जाने किधर-उधर भटकते हैं। मैं आपसे आज वही डिस्कस करूँगा आपसे कि नेचर क्या है, नेचर हमें क्या देता है और हम नेचर के साथ क्या करते हैं और इस नेचर की पावर क्या है। हम सब उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपसे। चलिए। देखिए, आपके सामने अगर आप देखेंगे, इट्स लाइक द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए नेचर, वेरी ब्यूटीफुल नेचर, जो सनसेट का एक सनसेट या सनराइज़ का आप किसी का भी एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। एक वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर है आपके सामने। दिस इज़ अ नेचर। इस नेचर में ना जाने कितने तरीके के कलर हैं, जो एक भगवान का बनाया हुआ एक यूनिक, कह सकते हो एक यूनिक स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संरचना है जो भगवान ने बनाई है। जब आप इस चीज़ों को खुद देखते हैं, तो आपको कुछ रियल में आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ना जाने उसमें कितने रंग आपको आस-पास दिखाई देते हैं, ठीक है? एक अजीब-सी फीलिंग आपके मन में आती है जब इन चीज़ों को आप देखते हो। जैसे ये देखिए, ये रियल पिक्चर है, ठीक है? कोई कंप्यूटर ग्राफ़िक्स नहीं है, लेकिन कितना अच्छा पिक्चर है, जो कि एक लाइक 2 पहाड़ों के बीच से एक नहर निकल रही है। देखिए कितना वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। अगर आप इस पिक्चर को देख लिए, यहाँ पर आप देखेंगे एक वॉटरफॉल है, जो 2 पहाड़ों के बीच में से आती जा रही है। एक कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है। जब हम ऐसे पिक्चर देखते हैं, तो शायद हमें बहुत अच्छा लगता है। हम समझ पाते हैं कि क्या हमारी प्रकृति है। हम बहुत प्रकृति के अपने बहुत करीब अपने आप को महसूस करते हैं, ठीक है? व्हाट द नेचर गिव अस, हमें प्रकृति क्या देती है? पानी, फ्रेश वाटर, ठीक है? फ्रेश एयर, फ्रेश फूड,
आप कहेंगे कि सर ये तो हमें सबको पता है, प्रकृति सबको हमें पता है कि पानी देती है, हवा देती है, खाना देती है, मिट्टी देती है, बहुत कुछ देती है, शेल्टर भी देती है रहने के लिए, जीव-जंतु देती है, ये तो हमें भी पता है, ये तो हमने तीसरी क्लास में पढ़ा है। पढ़ा हमने तीसरी क्लास है, लेकिन 60 साल के बाद भी हम उस प्रकृति के इस अनूठे वरदान को नहीं समझ पाते। प्रकृति हमें वाटर, जल, हवा, खाना, फ्रेश फूड, ये सब कुछ फ्री में देती है। आपसे कोई ₹1 चार्ज नहीं लेती। पानी फ्री में, हवा फ्री में, खाना फ्री में। आपसे क्या माँगती है? कुछ नहीं। सिर्फ़ एक चीज़ आपसे माँगती है, सिर्फ़ संरक्षण, कंज़र्वेशन। प्रकृति को भगवान ने हमारे लिए बनाया है कि प्रकृति अगर देखिए, साइंस भगवान में शायद बिलीव नहीं करता, क्योंकि साइंस उन चीज़ों में बिलीव करता है जो उसके सामने होते हैं, जिसको वो प्रूफ कर सकता है। तो साइंस आज तक भगवान को प्रूफ नहीं कर पाया, लेकिन साइंस ये मानता है कि प्रकृति को मानता है, क्योंकि वो पता है कि प्रकृति है जो इस संसार को चलाती है, और प्रकृति को बनाया किसने? भगवान नहीं बनाया। क्यों बनाया? हमारे लिए बनाया है। क्यों? क्योंकि वो आपको हर वो चीज़ देगी जो आपके लिए ज़रूरी है। चाहे वो एक फ्रेश वाटर हो, चाहे फ्रेश एयर हो, चाहे फ्रेश फूड हो, और उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं करती है। आपको सब कुछ फ्री में देती है, ठीक है? फ्रेश वाटर, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कह सकते हो कि ये एक तरह के हमारे पंचभूतों के एक महाभूत है। फ्रेश एयर, एक ये भी हमारे पंचभूतों का एक महाभूत है। ऑक्सीजन, जिसके आज की दुनिया, आज के टाइम पे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वही आज हमें सबसे ज़्यादा उस जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? आज हमें सिलेंडर्स में लेनी पड़ रही है। फ्रेश फूड, खाना, ये सब प्रकृति आपको देती है, ठीक है? प्रकृति, पेड़ों को उसने वरदान दिया कि तुम खाना बनाओ लोगों के लिए और लोगों को फ्री में खाना दो। सूर्य का प्रकाश, जो सनलाइट है, वो इनफाइनाइट है, अनंत है, जिससे आपको सूर्य का प्रकाश मिलता है और उससे आपको फूड मिलता है। और उससे आपको कोई पेड़ आपसे कभी चार्ज नहीं लेता, पेड़ आपको फ्री में देता है। प्रकृति सिर्फ़ आपसे एक ही चीज़ माँगती है, और वो है उसका संरक्षण। तुम कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ़ हमारा संरक्षण करो, हमें काटो मत। हमें रखो अपने पास में, बस इतना ध्यान रखो कि हम आपके लिए हैं, हमारा संरक्षण करो। प्रकृति सिर्फ़ आपसे इतना माँगती है। इसलिए प्रकृति को इसलिए हम माँ मानते हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट में प्रकृति को माँ माना जाता है, क्योंकि जो अपने बच्चों को माँ की तरह उसका ध्यान रखती है। पर माँ क्या आपसे जब माँ आपको आपका ध्यान रखती है, तो क्या आपसे कुछ चार्ज करती? नहीं। वैसे ही प्रकृति अपने बच्चों का माँ की तरह ध्यान रखती है। लेकिन सबको देखिए, कहते हैं ना कि फ्री में जो मिली हुई चीज़ों की हमें कद्र नहीं होती। फ्री में मिली हुई चीज़ों की हमें कोई कद्र नहीं है। हम लेकिन हमने प्रकृति के साथ क्या किया? हमने प्रकृति में जो चीज़ हमें दे रहे थे, हमने उन्हीं को काटना शुरू किया। कह सकते हो कि हमने अपनी ही जड़ों को काटना शुरू कर दिया, ठीक है? हम पेड़ की जड़ नहीं काट रहे, हम अपनी जड़ काट रहे हैं। हमने उस अच्छे पानी के अंदर हमने गंदा पानी मिला दिया, ठीक है? वैसे ही हमने जो फ्रेश एयर था, उसके अंदर हमने लाइक पॉल्यूटेड एयर डाल दी। आज हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, ठीक है? जैसे कोरोना वायरस का टाइम खत्म होगा, फिर दोबारा से एयर पॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाता है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन AQI इंडेक्स बढ़ गया। आज आपको जो आपके आस-पास जो आपको परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं ना, जो आपको आस-पास किसी भी तरीके के जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, वो परिवर्तन इसलिए है कि क्योंकि हमने प्रकृति के साथ सही नहीं किया। जैसे प्रकृति को हमने इतने खतरनाक तरीके से उसका विनाश किया है, और वो अविनाश हमारे सामने आ रहा है। हमने अपनी जड़ों को ही काटा। हमने घर के बाहर बाहर पेड़ को काटकर अपने घर के अंदर एसी लगाया, और ये नहीं सोचा कि एसी का खर्चा हम दे रहे हैं। हमने पेड़ नहीं काटे, हमने अपनी जड़ें काटी। हमने पानी को गंदा किया, और आज वो पानी गंदा हो गया कि पानी पीने लायक नहीं रहा। इसलिए हमें मार्केट से पानी परचेज़ करना पड़ता है। मार्केट से पानी परचेज़ करना पड़ता है। 1 लीटर की बोतल ₹20 में परचेज़ करनी पड़ती है। और इसके लिए, और जो पानी आपका नीचे से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है, वो भी नहीं पी सकते। इसके लिए आपको आरओ लगाना पड़ता है, और आरओ का बिजली का बिल कौन देता है? वो भी आप देते हो। हमने काटा क्यों? हमने क्यों काटा? हमने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए हमने इकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट का नष्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि तो फ्री का था। हमने कभी फ्री की फ़िक्र कभी समझी ही नहीं। हमने जो फ्री की चीज़ें थी, हमने उनको ख़त्म करना शुरू किया, और ये नहीं समझा हमारा ही इकोनॉमी पर ही हमें असर डाल रहा है। आज जो हम कोरोना वायरस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कोरोना वायरस लगातार इस दुनिया को ख़त्म कर रहा है। आखिर ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, ये जो प्रकृति के साथ हमने विनाश किया है, ये एक सबक है। आज हम जो लाइक हम गवर्नमेंट को गाली देते हैं,
ठीक है, कोरोना वायरस को गाली देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो वायरस आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कहीं न कहीं किया गया प्रकृति के साथ में एक विनाश ही है, जिसके लक्षण अब सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हमने कभी ऑक्सीजन की परवाह ही नहीं की। इसलिए प्रकृति भी आपको सिखाती है कि ऑक्सीजन की परवाह नहीं की, आज उसी की वजह से लोग नहीं ज़िंदा रह पा रहे। देखिए, हम अपने घर का कूड़ा जनरली क्या होता है कि गाँवों में या फिर कच्ची बस्तियों के अंदर घर के बाहर ही डालते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि घर के बाहर तो डाला, लेकिन उससे जो आपने प्रकृति को क्या दिया? कूड़ा दिया। प्रकृति आपको क्या दे रही है? साफ सब कुछ शुद्ध दे रही है, लेकिन आपने प्रकृति को अशुद्ध दिया। तो प्रकृति आपको कैसे वो शुद्ध नहीं दे पाएगी फिर? और उससे बनने वाले मच्छर वो आपके घर में ही आते हैं और आपको बीमारियाँ फैलाते हैं। उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। हम अगर अपने इंडिया से बात करें, इंडिया में जब इंडिपेंडेंस के बाद में हम हमारा जो मेजर फ़ोकस चला गया, वो इकोनॉमी साइड चला गया। रूल्स बने, वाटर को साफ वाटर से रिलेटेड वाटर के एनवायरमेंटल लॉज़ बने, एयर के लिए एनवायरमेंटल लॉज़ बने, सॉइल के लिए एनवायरमेंटल लॉज़ बने, वो बहुत सारे रूल्स और नियम और कानून बने। कानून की कोई कमी नहीं बनी हमारे देश में। लेकिन जब हमें पहले हमारे देश को लगा कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद में पहले चाइना चाइना वॉर हुआ, फिर पाकिस्तान वॉर हुआ, ठीक है? 1965 में चाइना वॉर, 1971 में पाकिस्तान वॉर, जिसकी वजह से हमारे देश की हालत बहुत बिगड़ गई। इसकी वजह से हमारे देश में सिर्फ़ इकोनॉमी पे ध्यान दिया गया। रूल्स बन चुके थे, मतलब एनवायरनमेंट को कंज़र्व करने के रूल्स बन चुके थे, लेकिन फिलहाल हमारा फ़ोकस चला गया पूरा इकोनॉमी के साइड में। और इतना ज़्यादा हमने इकोनॉमी में ग्रो किया, नो डाउट हमने बहुत अच्छा ग्रो किया इकोनॉमी में, लेकिन ये नहीं सोचा कि दूसरे एक हाथ पर हम एक हाथ को हम एक हाथ की एक हाथ से दुनिया को सही कुछ दुनिया को हम इकोनॉमी दे रहे हैं और दूसरे हाथ से उसकी जड़ काट रहे थे। फिर 1990 और 1991 के आसपास हमारा देश एक जीडीपी में बहुत ग्रोथ किया, बहुत नई-नई चीज़ें हमारे सामने आई, जीडीपी में हमारे सामने नए लाइक हम एक अच्छे एक नई एक मतलब कह सकते हो कि शक्ति के रूप में उभर कर आए, एक नई पावर बने। लेकिन फिर हमें उस वक़्त गवर्नमेंट को फ़ील हुआ कि हमने ग्रोथ तो बहुत कर ली, लेकिन जो प्रकृति का विनाश हमने किया है, उसकी साइड ध्यान नहीं किया था। क्योंकि हम सिर्फ़ इकोनॉमी में चले गए, इकोलॉजी एनवायरनमेंट को भूलना खत्म हो गया। देखिए, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, सिर्फ़ ये आपकी इकोनॉमी है, ये आपकी इकोलॉजी। अगर आप सिर्फ़ इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, इकोलॉजी खत्म हो जाएगी, मतलब आपका एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। और वही हम मानते हैं, अगर आप सारा ये भी पता है कि अगर आप सिर्फ़ एनवायरनमेंट पे ध्यान देंगे, तो हम इकोनॉमिकल ग्रो नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमें दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू बी मेक अ बैलेंस बिटवीन द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसलिए 1991 के बाद में रूल्स को इंडिया में स्ट्रिक्ट किया गया कि अब हर कंपनी को ये रूल्स अप्लाई करने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ वो कंपनी बंद कर दी जाएगी। बट मैं आपको रियलिटी फैक्ट बताता हूँ, बिकॉज़ आई बिलॉन्ग फ्रॉम दिस फील्ड कि लेकिन इंडिया में उन रूल्स को अभी भी सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। कोई भी कंपनी इवन स्कूल ना कि कॉलेज, कोई भी छोटे से छोटा एरिया बनता है या फिर आप कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हैं, कोई सुपरमार्केट बनाते हैं, तो हर चीज़ के लिए एनवायरनमेंट के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसको हम एनवायरनमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। जिसके लिए आपको ये बताना होगा कि जिस ज़मीन पे आप बना रहे हो, वो ज़मीन कहीं ग्रीनलैंड तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कि पेड़ों को काट के बनाई जा रही है, या वो बहुत उपजाऊ ज़मीन हो, या इसमें ह्यूमिक्स बहुत अच्छा हो, ऐसा तो नहीं है। क्या आपके बनाने से वहाँ आस-पास के लोगों पे कोई फ़र्क पड़ेगा? मतलब या तो कोई पॉल्यूशन तो नहीं होगा आपके में बनाने से? कोई नॉइज़ पॉल्यूशन हो या किसी तरह का कोई गंद या कोई इस तरह का कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा सामने बनने से? आप कुछ भी बनाइए, चाहे हाईवे बनाइए, उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से लिया जाता है। लेकिन रियलिटी यही होती है कि जब सर्टिफ़िकेट लेने के लिए रूल्स नहीं बनाए जाते, सर्टिफ़िकेट लेने के लिए सिर्फ़ पैसा। विन लाइक अगर आपके पास पैसे हैं, लाइक यू हैव अ मनी, ईज़िली यू कैन बाय द सर्टिफ़िकेट। ये रियलिटी है। हो सकता है कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको हो सकता है कि जो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी, वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। मैंने खुद ने ये चीज़ को फ़ील किया है, देखा है। क्यों? अब असर देखेंगे आप। आपके सामने मैं हज़ारों एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, जो प्रकृति के विनाश की तरफ जा रहे हैं। जो चीज़ प्रकृति ने आपको फ्री में दी, अब वही प्रकृति, वही चीज़ अब हमें पैसों में मिल रही है। पानी की बात करेंगे। पानी फ्रेश वाटर था, लेकिन हमने पानी को इतना गंदा कर दिया कि आज वो पानी हम बाहर गाँवों में जाकर आसानी से प्याऊ में नहीं पी सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पानी कैसा है। इसके लिए हमें पानी आज आप कहीं भी जाइए, क्या पानी पहले के टाइम पे क्या था, कहीं पे भी पानी की टंकी दिखाई दी, पानी पी लेते थे, लेकिन आज हम नहीं पी सकते, क्योंकि हमें पता है कि पानी ठीक नहीं है और इसलिए हमें मार्केट से पानी परचेज़ करना पड़ता है। 1 लीटर की बोतल ₹20 में परचेज़ करनी पड़ती है।
ये रियलिटी है। वायु की बात, हवा की बात करें, हवा की कंडीशन आपके सामने है। जिस ऑक्सीजन को हमें फ्री में मिलता था, आज उसको ऑक्सीजन लेने के लिए हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। क्यों? 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 वो तो फ्री में था, क्यों हमें ऑक्सीजन को लाइन में लेना पड़ा? क्योंकि वो भी एक विनाश की तरफ जा रहे हैं। जो फूड प्रकृति ने फ्री में दिया सबको, पेड़ों को सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई कि तुम खाना बनाओ, और इंसान को जिम्मेदारी खा देखिए, अगर इंसान, भगवान ने प्रकृति नहीं ध्यान रखना, इंसान को कभी खाना बनाने की ताकत नहीं दी। क्यों? क्योंकि अगर इंसान को खाना बनाने की ताकत दे देता, तो इंसान कभी मेहनत ही नहीं करता। सिर्फ इंसान को दिमाग दिया कि तुम कंज़र्व करो, पेड़ों के पास दिमाग नहीं दिया, उनको खाना बनाने की ताकत दी कि तो अगर पेड़ों में दिमाग आ जाएगा, तो पेड़ भी वही करेंगे जो इंसान कर रहे हैं। वो भी सोच समझ के खाना देंगे, चल मैं तुझको देता हूँ, तू मेरे साथ अच्छा नहीं करता, नहीं तू मेरे से अच्छा करता है, मैं तुझको खाना देता हूँ। तो पेड़ों के पास दिमाग नहीं था, पेड़ों के पास सिर्फ खाना बनाने की ताकत थी, और वो विदाउट एनी फेवर सबको खाना इक्वल प्रॉपर्टी में देता है। चाहे उसको पत्थर मारो, चाहे काटो, चाहे उसके संरक्षण करो, कंज़र्व करो, वो सबको इक्वल क्वांटिटी में खाना देता है। इसके अलावा अब बीमारियाँ, आने वाली हमारी जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो लगातार हमारी जनरेशन आप देखते जा रहे हो, वो जनरेशन इतनी हेल्दी नहीं है जितनी कि पहले की जनरेशन थी। ये भी एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फ़र्क है। प्रेगनेंसी लेट होना, आप देखते हैं कि आज के टाइम पे एक मैरिड कपल के साथ बाद में प्रेगनेंसी होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए जो एक एनवायरनमेंट, जो कि हमारा खाना-पीना इतना अच्छा हो चुका है, कहने का मतलब है कि ऐसी क्वालिटी का खाना खा रहे हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए बनने के लिए जो एक कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ें नहीं इन्वॉल्व हो पा रही, जो कि एक प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी के स्पर्म नहीं बन पाते, अच्छी क्वालिटी के ओवम नहीं बन पाते, जिसकी वजह से दोनों आपस में नहीं मिल पाते। ये सब हमारे खाने की, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट खराब होगा, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा सीधा हमारे एग्रीकल्चर पर। ठीक है? हमारी हाइट देख लीजिए आप। हाइट हमारी जो एवरेज है, अगर आप पहले के समय लेंगे 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में अगर आप हाइट देखेंगे, हाइट कितनी थी? 6 फीट, 7 फीट रहा करती थी। महाराणा प्रताप की हाइट 7 फीट थी। लेकिन अब क्या हो गया? वो हाइट क्यों कम हो गई? क्यों कम हो गई? क्योंकि हमारा ये जो प्रकृति है, हमने प्रकृति को इतने विनाश की तरफ ले गए कि अब प्रकृति, देखिए मैं मानता हूँ प्रकृति माँ है, माँ की तरह संरक्षण रखती है। लेकिन जब प्रकृति में इतना ज़्यादा गंदगी भर जाती है, तो उसको काली माँ बनने में समय नहीं लगता। और आज जो प्रकृति बन चुकी है, काली माता का रूप धारण कर चुकी है। क्योंकि वो क्या करे? ऐसा ना जाने ढेरों एग्ज़ाम्पल आज एनवायरनमेंट के आपके सामने दस्तक देते हैं, नॉक करते हैं आपको दरवाजे पे, जब आप चीख-चीख के चिल्लाते हैं कि एनवायरनमेंट को संरक्षित करिए, वरना आपका संरक्षण नहीं होगा। हमने यही किया, हमें देख लो ना, हमने क्यों एसी लगाए, क्यों पंखे लगाए? क्या पहले के लोग एसी या पंखे लगाते थे? क्यों? आराम से चैन की ज़िंदगी जीते थे। स्ट्रेस नहीं था, ये स्ट्रेस भी हमारे जीवन में, जो स्ट्रेस का जो कारण है, क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ब्लड सक सिस्टम बन चुका है। लोगों को सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए चूसने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्ट्रेस आज के टाइम पे जो सबसे सारी बीमारियों की जड़ बन चुका है, ये भी इसी एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हमें वो स्ट्रेस लेने पे मजबूर कर पा रहा है। क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इतना सही नहीं है, हमारे आस-पास का एनवायरनमेंट इतना सही नहीं है, उसमें तनाव भरी ज़िंदगियाँ रहने लगी हैं। इसलिए हम ये, और इसके कारण कोई ना गवर्नमेंट है, ना कोई सरकार है, ना कोई कुछ नहीं है। आज हम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को ब्लेम मानते हैं। चलो हम मानते हैं कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है लोगों का संरक्षण करना, लोगों को ध्यान रखना, सब कुछ दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बेड सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन क्या ये सब चीज़ें, क्या गवर्नमेंट की अकेले की ज़िम्मेदारी है? क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं इन चीज़ों के लिए? हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है हमारे यहाँ का, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना। ऐसा कहते हैं कि 1952 से अभी तक 2000 तक 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है इस अर्थ का, एवरेज 4 डिग्री टेम्परेचर। और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से जो एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ती है, 10 किलो कैलोरी एनर्जी बढ़ जाती है। तो मतलब इतना ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ने का मतलब है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर इस लेवल पे पहुँच चुका है कि जहाँ पर रहने वाले जीव-जंतुओं पे उल्टा प्रभाव पड़ने लगा है। हम कहते हैं सामान्य भाषा के अंदर कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, ठीक है? मार्च में ही गर्मियों का मौसम आ जाता है। आने लगा था गर्मियों का मौसम, सर्दियों का वो समय नहीं रहा, सर्दियाँ कम पड़ने लगी हैं, ठीक है? हम कहते हैं कि अब जो खाने की जो क्वालिटी है, वो डिस्ट्रॉय होती रही है, क्योंकि उसका तापमान का प्रभाव और लिविंग ऑर्गेनिज़्म पे पड़ता है, और लिविंग ऑर्गेनिज़्म पे पड़ेगा, तो प्लांट्स भी तो लिविंग ही है। पेड़ आप एग्ज़ाम्पल के लेके चलो, हर चीज़ की महँगाई बढ़ रही है। अब एग्ज़ाम्पल लेके चलो, हर चीज़ की महँगाई बढ़ती है, जिसके लिए कहीं न कहीं हम सरकार को भी दोष देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लाइक ना नहीं दे सकते, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके लिए आप दे सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके लिए हम भी ज़िम्मेदार हैं।
क्योंकि महँगाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमें उतना उतना प्रोडक्शन नहीं होता, उतना उत्पाद नहीं बनता है जिसकी इतनी ज़रूरत होती है, इसलिए चीज़ों की महँगाई बढ़ानी पड़ती है। जैसे दूध की बात करें, दूध की क्यों महँगाई बढ़ती जा रही है? क्यों? क्योंकि दूध की महँगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एनिमल्स के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ा और वो उतना दूध नहीं दे पाते। आप पहले की देख लीजिए गाय-भैंस क्यों इतना दूध दे पाती थी? क्योंकि उतना ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं था। एग्रीकल्चर इतना गेहूँ लाइक जो भी आपके ग्रेन्स हैं, उतने नहीं प्रोड्यूस हो पाते जितनी ज़रूरत है, जितनी पॉपुलेशन है, इसलिए उनके दाम बढ़ाने पड़ते हैं। अब हर चीज़ की जो आप महँगाई देखते हैं ना, इस महँगाई का भी कारण एक तरह का ग्लोबल वार्मिंग है। इसलिए इसका प्रभाव एनिमल्स, प्लांट्स और यूज़फुल माइक्रोब्स के ऊपर पड़ने लगा है। जो हमारे यूज़फुल माइक्रोब्स हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो कि दही के अंदर होता है, जो यूज़फुल माइक्रोब्स है। ऐसे बहुत सारे यूज़फुल माइक्रोब्स लाइक एक्टिनोमाइसिटीज़, ठीक है, बैसिलस, ऐसे बहुत सारे यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर और लाइक वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस में रहते हैं। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उन वो भी डिस्ट्रॉय होने लगे हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ने लगा है, इसलिए वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कर भी पाएँगे तो वो यूज़फुल माइक्रोब हो सकता है कि इस टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने डीएनए को म्यूटेंट कर लें और डीएनए के म्यूटेंट होने की वजह से वो किसी हार्मफुल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएँ। हो सकता है, पूरी-पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए नेचर नेचर एक भगवान का एक गिफ्ट है, जो सबको फ्री में मिला है। इसलिए इसको कंज़र्व रखिए, उसको सँभाल के रखिए, वरना इसका जो देखिए सिर्फ़ किसी एक को आप दोष नहीं दे सकते। आज आपके सामने जितने प्रभाव आपको सामने दिख रहे हैं ना, दे आर नथिंग, दे आर अ फीडबैक ऑफ अ नेचर। कोरोना इज़ जस्ट नथिंग इन माय आइज़, इन माय व्यूज़ इज़ अ फीडबैक ऑफ अ नेचर। जितना जल्दी इन चीज़ों को समझ जाएँगे, जितना ज़्यादा पैसों के पीछे भागना बंद करेंगे, जितना जल्दी नेचर को संरक्षण करना शुरू करेंगे, उतना जल्दी आपकी और आपके परिवार की लाइफ रहेगी। वरना खत्म होने में बिल्कुल समय नहीं। आज कोरोना है, कल कोरोना का दूसरा भाग आएगा। आज कोरोना दूसरा भाग चल रहा है, दूसरा भाग चल रहा है, हो सकता है कोई नया वायरस या नया कोई बैक्टीरिया आपको फिर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दे। जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे थे लाइक ए मनी, आज क्यों सारी दुकानें बंद करा दी? सब रोज़गार खत्म, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू, क्यों? क्योंकि हम जिस चीज़ के पीछे भागे थे, आज हम उसी को ही शुरू नहीं कर सकते। ये दे आर लाइक कहते हैं ना, कर्मा वो माँ होती है जो घूम फिर के वहीं आती है। ये हमारे कर्म ही हैं और जिसके लिए हम सिर्फ़ हो सकता है कि हम किसी और को दोष दें, चाइना को दोष दें, गवर्नमेंट को दोष दें, किसी दूसरी कंट्री को दोष दें, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दोस्त दोष हमारा ही रहा है। इसलिए प्रकृति को जितना संरक्षित रखोगे, प्रकृति आपका उतना संरक्षण रखेगी और आपकी जो लाइफ़ है, जो एवरेज लाइफ़ आज के टाइम पे 50 या 60 साल में ख़त्म हो जाती है, वही लाइफ़ आपकी आगे बढ़ रहेगी। हर चीज़ का प्रभाव हम कहते हैं खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है? चीज़ों की जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं न कहीं उससे बनने वाले उत्पाद सही नहीं है। और अगर आपको महँगी चीज़ चाहिए, आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो महँगी चीज़ आपको महँगा लेना पड़ेगा क्योंकि फिर उनको उस तरीके से सही एनवायरनमेंट देना पड़ता है। आप सही एनवायरनमेंट दोगे फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई भी एक प्लांट या कोई भी एग्रीकल्चर एक तापमान पे एक अच्छे तापमान पे एक एक सही तापमान पे ऑप्टिमम तापमान या ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ग्रो करता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई भी एग्रीकल्चर सिस्टम 35 डिग्री पे ग्रो कर रहा है या 40 डिग्री पे ग्रो कर रहा है, एग्ज़ाम्पल लेके चलिए। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने क्या किया, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री कर दिया। अब क्या प्लांट्स ग्रो कर गए, लेकिन उनसे वाले होने वाले फूड प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो गई या फिर जो बने, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई। दूसरा एग्ज़ाम्पल, अब किसान या फार्मर्स क्या करते हैं कि वो उनको अलग से फिर आर्टिफ़िशियल सिस्टम लगाना पड़ता है, जो कि इनको 40 डिग्री टेम्परेचर दे। तो देखिए उन्होंने आर्टिफ़िशियल सिस्टम लगाया, तो उसके लिए उनको कवरिंग करनी पड़ती है। पूरे आप सोचिए 2 बीघा, 3 बीघा कितने सिस्टम कितने एरिया को कवर करेंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा उनका और उनकी कॉस्ट कौन देगा? उसकी कॉस्ट कहीं न कहीं वो हम पर ही बर्डन डालती है। लाइक सिंपल वर्ड मेरा कहने का सिर्फ़ इतना मीनिंग है, हम जितना ज़्यादा नेचर को ख़त्म करते हैं, कहीं न कहीं हमें पे करना ही पड़ता है और आज हम पे कर रहे हैं। ये जो नई-नई बीमारियाँ सामने आती हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे-ऐसे चीज़ें आपके सामने आती हैं, वो सब पर्यावरण के ही एक एनवायरनमेंट के ही इम्पैक्ट हैं। इसलिए जितना पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप संरक्षित रहेंगे। इसलिए नेचर कहने को तो बहुत छोटा-सा शब्द है, लेकिन ये पर्यावरण ही, नेचर ही, प्रकृति ही वही है जो आपको सँभाल के रखी है, जिसने आपको सँभाल के रखा है। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ आप अपनी जड़ों को मत काटिए। आप अपनी जड़ों को काटेंगे तो आप समझ के चलिए, आप अपने परिवार की जड़ों को काट रहे हैं। तो ये प्रकृति अपना परिवार ही है, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है,
इसकी प्रकृति की जड़ों को मत काटिए, इसको संरक्षित रखिए, पेड़ लगाइए और जितना हो और पेड़ लगाने के साथ-साथ उसकी भी देखभाल भी कीजिए। आज हम जो हम सब फ़ेसबुक पे सब पोस्ट करते हैं कि प्रकृति का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, हम सब पोस्ट करते हैं। बस पोस्ट देखकर फ़ील करते हैं और फ़ील करने के बाद फिर उसको सब बंद कर देते हैं। तो क्या फिर फ़ील करना काफ़ी है? नहीं, फ़ील करने से कुछ नहीं होगा। आज कोरोना है, कल कुछ दूसरा आएगा और ये आता रहेगा जब तक पर्यावरण के साथ हमारा छेड़खानी चलती रहेगी, आता रहेगा। ऐसा ना जाने कितने पेपर्स हैं, ऐसे रिसर्च बताती है कि हमने इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए ना जाने कितने फॉरेस्ट को काट दिया। ऐसा महाराष्ट्र में भी बहुत हुआ है। मैं आपको सीधे फैक्ट लेके चलता हूँ, ठीक है? लाइक जैसे कि साउथ इंडिया ने फिर भी अपने नेचर को बनाए रखा। उन्होंने अपने नेचर को नहीं कम करने दिया। आज वो इसलिए वहाँ पर इतने प्रभाव वहाँ कम दिखाई देते हैं। मैं ये नहीं कहता कोरोना का प्रभाव दिखाई दे सकता है क्योंकि वो इंस्टेंट इफ़ेक्ट है। लेकिन वहाँ के लोग ज़्यादा हेल्दी हैं हमसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नेचर की परवाह की है। वो सिर्फ़ एजुकेटेड नहीं है, वो वेल एजुकेटेड है। उन्होंने चीज़ों को समझा और अपने आप को बनाए रखा। इसलिए ऐसा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर देखें तो ऐसा कहा जाता है कि 2025 तक ग्लोबल वार्मिंग के आपको और रियल इफ़ेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है? लाइक जैसे कि जहाँ पे सी एरिया पड़ते हैं, जो सी बेल्ट है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र में अरेबियन सी की जो सी बेल्ट है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वाटर क्या होगा? फ्लो होगा और जो वाटर ओवरफ्लो होकर अपने बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके आस-पास के एरियाज़ को कवर करेगा और ऐसा कहते हैं कि करीबन 1-1, 2-2 किलोमीटर तक का एरिया वो कवर कर लेगा। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई की बात करें, जो जुहू बीच है या फिर कोई बीच है, उसके पास-पास जैसे पानी की ग्रोथ हो, पानी में लाइक फ्लो होगा तो जो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें ओवरफ्लो होगा, तो ओवरफ्लो होकर वो 1-1, 2-2 किलोमीटर तक एरिया में पानी आ जाएगा। ये रियलिटी है जिसके बारे में हम सिर्फ़ वेट कर रहे हैं देखने के लिए और सिर्फ़ हम उस वक़्त क्या कहेंगे कि शायद अब क्या कहते हैं, उस वक़्त हम क्या कहेंगे ये तो हमें ही पता है हम क्या कहेंगे उस वक़्त। लेकिन सिर्फ़ इतना ही है, हम ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इन सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इनको संरक्षित रखिए, ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए और नेचर को भी अपने परिवार ही मानिए। ओके, हम जनरली कहते हैं स्टे सेफ एंड स्टे सेफ और अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए एंड स्टे मेक टू योर फैमिलीज़। बट मेरा यहाँ पे एक नया स्टेटमेंट है, अपने आप को भी संरक्षित रखिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाइए और साथ-साथ अपने नेचर को भी संरक्षित बनाइए, क्योंकि नेचर ही सब कुछ देता है और वही सब कुछ लेता है। चलिए, मेरा आज के लिए इतना ही आपसे पॉइंट था, लेकिन हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।